नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM बॉलीवुड। दोस्तों, मैं यहां बहुत भारी मन के साथ बैठा हूं। नहीं, गलत मत सोचिए, किसी की मौत नहीं हुई, लेकिन मेरे 2-2.25 घंटे जरूर मर गए। मैंने आज है जवानी तो इश्क तो होना ही है देखी, और देखने के बाद मेरे मन में एक ही सवाल उठा, भाई ये क्या सचमुच जरूरी था? मतलब जवानी थी, पैसा था, वरुण धवन थे, मृणाल ठाकुर थी, पूजा हेगड़े थी, इतना सब कुछ तो ठीक ठाक था, लेकिन आखिर में जो बना वो बस एक औसत से भी खराब फिल्म निकली। आज मैं इस फिल्म की प्यार से, इज्जत से और थोड़ी सी बेरहमी के साथ खिंचाई करूँगा। करना भी चाहिए भाई, आजकल मैं बॉलीवुड पे भी खूब रिसर्च कर रहा हूँ। तो बैठ जाइए, पॉपकॉर्न ले आइए, वही पॉपकॉर्न जो आपने थिएटर में 450 रुपये का खरीदा था और जो इस फिल्म से भी कहीं ज़्यादा आपकी ज़िंदगी के लिए मनोरंजक साबित हुआ। पॉपकॉर्न में ज़्यादा मज़ा आया। सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के टाइटल की। जवानी है तो इश्क होना है। भाई ये फिल्म का टाइटल है या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का कोई मोटिवेशनल स्टेटस? मतलब अगर यही तर्क मान लिया जाए तो दुनिया की हर समस्या का समाधान निकल आएगा। है जवानी तो इश्क होना है भूख तो खाना खाना है जवानी तो इश्क होना है भूख तो खाना खाना है नींद तो सोना है फिल्म तो देखनी है। नहीं भाई नहीं, कम से कम ये वाली देखकर तो टाइम वेस्ट मत कीजिए। और ये टाइटल इतना लंबा है कि सिनेमा घर के बाहर पोस्टर पर फॉन्ट का आकार इतना छोटा करना पड़ा होगा कि बुजुर्ग दर्शकों को चश्मा उतारकर आंख सटाकर पढ़ना पड़ा होगा, बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ा होगा। और जब पढ़ लिया होगा तो शायद उनके मन में भी यही सवाल आया होगा कि भैया यही नाम रखना था। भाई प्यार करो ये नहीं चल सकता था? दिल लगा लो, क्या ये नहीं चल सकता था? नहीं, पूरी फिलॉसफी, पूरे का पूरा दर्शन शास्त्र की सारी किताबें इसी टाइटल में भर के रख देनी थी। अब आते हैं डायरेक्टर साहब पर, डेविड धवन जी। बॉलीवुड की वो शख्सियत है जिन्होंने 90 के दशक में हमें हंसाया, खूब हंसाया। 2000 के दशक में भी हमको हंसाया और अब 2026 में भी वही कोशिश कर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि दर्शक बदल गए हैं और हंसी कहीं रास्ते में खो गई है। डेविड धवन की फिल्मों का एक ही फार्मूला है जो 1993 से लगातार चला आ रहा है। हीरो थोड़ा बुद्धू होगा, थोड़ा पागल होगा, हीरोइन थोड़ी नाराज होगी, कॉमेडियन जरूरत से ज़्यादा चिल्लाएगा और अंत में सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, एकदम फिट हो जाएगा। भैया ये फार्मूला उस दौर में चला था जब मोबाइल नहीं थे, OTT नहीं था और लोगों के पास मनोरंजन के इतने विकल्प नहीं थे कि आराम से ये बुद्धू कथा सुनते रहते। आज आदमी घर बैठे दुनिया भर का कंटेंट देख रहा है, कोरियन ड्रामा देख रहा है, स्पेनिश थ्रिलर देख रहा है, हॉलीवुड देख रहा है, यूट्यूब पर शानदार कंटेंट देख रहा है और आप उसे 2026 में वही 1995 वाला माल परोस रहे हैं। थोड़ा अपग्रेड कर लीजिए साहब, कम से कम सॉफ्टवेयर अपडेट तो कीजिए। चाहे हार्डवेयर वही पुराना रहने दीजिए, उससे काम चला जाएगा, लेकिन सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं करेंगे तो दर्शक थक जाएगा, चुक जाएगा। और वरुण धवन, इस लड़के से सच में प्यार है मुझे। इस साल बॉर्डर 2 में इसने जो काम किया उसे देखकर दिल खुश हो गया। सीरियस रोल में ये आदमी सोना है। कैमरे के सामने खड़ा हो जाए तो स्क्रीन पर पकड़ बना लेता है, इमोशन भी निकाल लेता है और असर भी छोड़ जाता है। लेकिन जब ये कॉमेडी मोड में आता है और वो भी पापा की फिल्म में, तो लगता है जैसे किसी ने किसी शानदार शेफ से मैगी बनाने को कह दिया। बन तो जाएगी, खा भी लोगे, लेकिन मन में एक टीस रहेगी कि यार इस आदमी से इससे कहीं ज़्यादा उम्मीद थी। वरुण भाई बॉर्डर 2 के बाद सीधे पापा की गोद में है। थोड़ा रुकते, थोड़ा सोचते, थोड़ा मना करते, लेकिन नहीं, बेटे का फर्ज निभाना था, पूरी तरह से निभा दिया। संस्कार है, मानते हैं, होना भी चाहिए। अब बात करते हैं स्टोरी की। मतलब जो थोड़ी बहुत थी, जरा सी थी,
लड़का है, सुंदर लड़का है, लड़की है, प्यार है, गलतफहमी है, ब्रेकअप है, पैचअप है और ख़त्म, कहानी ख़त्म। भाई ये कहानी है या 9वीं क्लास के किसी बच्चे का हिंदी का निबंध। प्रेम पर मेरे विचार, लेखक वरुण धवन, कक्षा 9B। इस फिल्म की कहानी इतनी पुरानी है, इतनी थकी हुई है कि अगर आप इसे किसी AI को सुनाएं तो वो भी कहेगा भाई ये तो मैंने अपनी ट्रेनिंग डेटा में कम से कम 47 बार पढ़ा है। कोई भी ट्विस्ट नहीं कहानी में, ना कोई सरप्राइज, ना कोई ऐसा पल जब आप सीट से उछल पड़े, हंसते हंसते उछल पड़े, रहस्य में उछल पड़े। बस एक सीधी लाइन है, A पॉइंट से B पॉइंट तक, बिना किसी मोड़ के, बिना किसी रोमांच के, बिना किसी मंजिल का एहसास कराए। हाईवे तो है, लेकिन वो वाला हाईवे जहाँ 4 घंटे गाड़ी चलाने के बाद भी आपको सिर्फ ट्रक और टोल प्लाजा ही दिखाई दे। और हाँ, फिल्म में लव ट्रायंगल भी है, इसके बिना कैसे काम चलता, क्योंकि शायद एक हीरोइन से काम चल नहीं रहा था, इसलिए 2 रख दी गई, एक के साथ एक फ्री। मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े, 9 प्रतिभाशाली, दोनों खूबसूरत, दोनों स्क्रीन प्रेजेंस वाली अभिनेत्रियां, और दोनों के साथ स्क्रिप्ट ने वही किया जो किसी भी अच्छे कलाकार के साथ नहीं होना चाहिए। इतना टैलेंट इकट्ठा किया, बहुत सारा टैलेंट इकट्ठा किया, इतनी अच्छी अभिनेत्रियां ली और फिर उन्हें बस इतना काम दे दिया कि तुम नाराज रहो, तुम मुस्कुरा दो, तुम रोक लो, ओके सीन पैकअप। भाई मृणाल ठाकुर वही अभिनेत्री हैं जिन्होंने सीतारामम में लाखों लोगों का दिल जीत लिया था, और पूजा हेगड़े वही हैं जिनकी स्क्रीन प्रेजेंस कई फिल्मों में कहानी से ज़्यादा याद रह जाती है। इन दोनों को लेकर आप क्या कर रहे हैं वरुण धवन साहब के पिताजी, आप कर क्या रहे हैं? ये तो वैसे ही है जैसे विराट कोहली और रोहित शर्मा को एक ही टीम में खिलाओ और फिर उनसे गली क्रिकेट का मैच खिलवा दो कि भैया यह वाला छोटा वाला मैच खेल लो। टैलेंट इंटरनेशनल लेवल का है और इस्तेमाल मोहल्ला टूर्नामेंट जैसा किया गया है। कोई भला ऐसा करता है? अब बात करते हैं सपोर्टिंग कास्ट की। चंकी पांडे, मनीष पॉल, जिमी शेरगिल, मोनी राय। यार इस कास्ट को देखकर लगा था कि कोई शानदार दावत मिलने वाली है। मेन्यू देखकर मुंह में पानी आ गया था, लेकिन जब खाना सामने आया तो पता चला कि सब कुछ थोड़ा थोड़ा है। स्टार्टर भी अधूरा, मेन कोर्स भी फीका और डेजर्ट भी ऐसा कि खाने के बाद याद ही ना रहे। चंकी पांडे को देखकर एक समय हंसी आती थी, अब उन्हें देखकर नॉस्टैल्जिया आता है। ऐसा लगता है जैसे बचपन का कोई दोस्त अचानक स्टेशन पर मिल गया हो। खुशी भी होती है और थोड़ा दुख भी कि यार वक्त कितना बदल गया। मनीष पॉल की ऊर्जा पर तो अलग रिसर्च होनी चाहिए। आदमी इतना एनर्जेटिक है कि कई बार लगता है कि सीन में आने से पहले 3 रेड बुल और 2 कप ब्लैक कॉफ़ी पी कर आया है। स्क्रीन पर आते ही ऐसा महसूस होता है कि उनका शरीर 1 एक्सिस स्पीड पर नहीं 1.75 एक्सिस स्पीड पर चल रहा है। और जिमी शेरगिल, यार बॉलीवुड का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य अगर कोई है तो यही है कि जिमी शेरगिल को उनके टैलेंट के हिसाब से फिल्में क्यों नहीं मिलती। हर फिल्म में आते हैं, हर बार अच्छा काम करते हैं, हर बार स्क्रीन पर भरोसा जगाते हैं और हर बार हम सोचते रह जाते हैं कि भाई इस आदमी को और बेहतर किरदार क्यों नहीं मिलते, कमी कहाँ रह गई। और मोनी राय गजब। देखिए मोनी राय खूबसूरत है, कैमरे पर शानदार लगती है, इसमें कोई बहस नहीं है, लेकिन इस फिल्म में उनका रोल इतना छोटा था कि लगा जैसे किसी ने बहुत बड़ा गिफ्ट पैक किया हो और खोलने पर अंदर से निकला हो एक छोटा सा थैंक यू कार्ड। अब आते हैं डायलॉग्स पर, और यही आकर दिल बहुत थोड़ा सा दिल टूटता है, क्योंकि इस फिल्म के कुछ डायलॉग सुनकर लगा जैसे किसी ने 2009 के ऑर्किड के कोट सेक्शन से कॉपी पेस्ट कर दिया। प्यार वो नहीं जो दिखे, प्यार वो है जो महसूस हो। अबे भाई रे, 2026 में ये आज की पीढ़ी मीम्स देखती है, रील्स देखती है, स्टैंड अप कॉमेडी देखती है, इंटरनेट पर हर दिन हजारों नए मजाक और नए आइडिया देखती है, और आप उनके सामने ये डायलॉग मार रहे हैं। ऐसे डायलॉग सुनकर आज का दर्शक ताली नहीं बजाता, वह अपने दोस्त को कोहनी मारता है और आंखों आंखों में कहता है यार चलें क्या। हाँ, 2-4 डायलॉग्स ऐसे जरूर थे जिनके बाद चेहरे पर मुस्कुराहट आई, लेकिन उनकी संख्या इतनी कम थी कि पूरे समुद्र में मीठे पानी की 2 बूंदों जैसी लगी। अब बात करते हैं गानों की, और यह फिल्म थोड़ा राहत देती है, थोड़ा सा राहत। गाने बुरे नहीं हैं, कुछ तो पहले से ही चार्ट्स पर चल रहे थे, धुनें भी ठीक ठाक थी।
बीट्स भी अच्छी थी और सुनने में भी बुरे नहीं लगते हैं। लेकिन समस्या ये है कि जब भी गाना आता था तो लगता था चलो थोड़ी सी राहत मिली, मतलब गाना कहानी को आगे नहीं बढ़ा रहा था, गाना कहानी से छुट्टी दिला रहा था। और जब गाना खत्म होता है और फिल्म वापस कहानी पर लौटती थी तो मन में एक अजीब सी उदासी आ जाती थी। अरे यार, खत्म हो गया गाना, फिर वही कहानी। जब दर्शक फिल्म के बीच में गाने को कहानी से ज़्यादा एंजॉय करने लगे तब समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर है, हर हालत में है। अब बात करते हैं सिनेमेटोग्राफी की, और यहाँ फिल्म पास हो जाती है, निश्चित रूप से पास हो जाती है, क्योंकि लोकेशन बहुत खूबसूरत है। यूरोप है, पहाड़ हैं, रंग बिरंगे बाजार हैं, खूबसूरत गलियां हैं, सब कुछ देखने में अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन एक समय के बाद ऐसा महसूस होने लगता है कि हम फिल्म नहीं देख रहे बल्कि किसी ट्रैवल एजेंसी का प्रमोशनल वीडियो देख रहे हैं। हर दूसरे सीन में लोकेशन बदल जाती है, सुंदर आ जाती है। कहीं पहाड़ हैं, कहीं नदियां हैं, सुंदर सुंदर नदियां, कहीं यूरोप है, कहीं बाजार हैं। इतना ट्रैवल बजट था तो कहानी के लिए भी थोड़ा बजट रख लेते, कहानी थोड़ी अच्छी बना लेते। कम से कम प्लांट को भी एक टिकट दिला देते कि भैया तू भी घूम ले, फिर कहानी लिख दे। बेचारा कहीं तो पहुंचता, लेकिन पहुंचा कहीं नहीं। आप बताइए, अगर आप ये पिक्चर देख कर आए हैं कैसी लगी, और नहीं देखने गए हैं तो पॉपकॉर्न घर पे मंगा लीजिए। क्यों हम बेचारे धवन साहब को कोसेंगे। लेकिन अगर देख के आए तो बताइएगा कि कैसी लगी पिक्चर, मुझे आपकी राय का इंतजार रहेगा। पिक्चरों की समीक्षाएं मैं ऐसी करता रहूँगा, आपकी राय जानना जरूरी है, जरूर कीजिएगा, बताइएगा। शुक्रिया, थैंक यू।